पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान इस हद तक ब्लंडर बयानात देते हैं कि न सिर्फ मुल्क के अंदर मजाक का निशाना बनते हैं बल्कि पूरी दुनिया में उनको मजाक का निशाना बनाया जाता है। अब ये कहना कि पाकिस्तान की इकॉनमी भारत से बहुत बेहतर है, ये एक जोक नहीं तो क्या है। आप स्क्रीन पे देखेंगे, एक दो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें जो नॉमिनल जीडीपी दुनिया की रैंकिंग है, इसमें भारत जो है वो 7वें नंबर पे खड़ा है, 2.72 ट्रिलियन डॉलर की। और मैंने ये फहरिस्त जब बहुत नीचे तक स्क्रॉल की, मुझे पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आया, बहुत नीचे जाके नज़र आता है। इसी तरह एक और आप देखिए, ये इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसमें जो कंट्री हैं उसमें चाइना नंबर 1 है, जापान 2 है, स्विट्ज़रलैंड 3 है और इंडिया चौथे नंबर पे है। और बहुत सारे मुल्क, इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स भी थोड़ा नीचे आ रहा है। मतलब ये एक मुकम्मल इंडिकेशन या मुकम्मल इंडेक्स नहीं है इकॉनमी को बताने का, मगर ये एक एस्पेक्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। इसमें भी भारत चौथे नंबर पे है और पाकिस्तान बहुत नीचे आके कुछ 60 प्लस नंबर पे है। 220 मिलियन लोगों का मुल्क है। तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए हेड ऑफ द स्टेट को जो मजाक का निशाना बने। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी हम इंडिया के साथ एक ऐसी अब पॉलिसी ला रहे हैं कि आइंदा 100 साल तक भी हमारी कोई जंग ना हो, और साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं सियाचिन से फौजें भी हटाई जा सकें। कश्मीर का मसला इस पर बोलते रहते हैं खान साहब, और साथ साथ कहते हैं कि हम पॉलिसियाँ ऐसी ला रहे हैं कि 100 साल तक कोई उसमें जंग की सूरत ना हो। मगर हिंदू के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो उनका बयानात का सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला है। और उसके साथ साथ कश्मीर के हिंदू पंडितों का जो एक्सोडस था, उसको भी हम आज के इस थर्ड ओपिनियन में जोड़ेंगे। और थर्ड ओपिनियन के रूह रवां है मेरे साथ जनाब बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। वेलकम बशानी साहब। अभी नया साल का आगाज़ ही हुआ है, तो आपके जो व्यूज़ हैं थर्ड ओपिनियन के, उनको मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022 कहना चाहूँगा। मैंने जो सूरत हाल की तमहीद बांधी और उसमें एक बात भूल गया कि आज ही उनकी लड़ाई भी हुई है पाकिस्तान की एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान परवेज़ खटक के साथ। परवेज़ खटक ने कहा कि हमने ही आपको वज़ीर आज़म बनाया था और आपने मुल्क की इकॉनमी का ये हाल कर दिया। आपने हमें, जो हमारे सूबे में बिजली पैदा होती है वो भी हमें नहीं मिल रही। तो ये क्या खेल तमाशा है। तो इस पे भी सारी गर्मा गर्मी है। तो कैसे देखते हैं बशानी साहब नए साल के आगाज़ को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में? देखें, ये जो लड़ाई है मैं इसको तो खैर सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये जो लोग इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द जमा किए हुए थे, ये जमा हुए नहीं थे बल्कि किए गए थे। तो वो जिन कुफ्तों ने जमा किए थे, अब वो चूंकि थोड़ा अपना जो है वो देख रहे हैं इधर उधर फेस सेविंग के, इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें और क्या करें, तो वो उसका असर ये पड़ेगा कि अब ये लोग अपने अपने रास्ते देखने शुरू होंगे। और इख्तलाफ राय की ऐसे लोगों में हमेशा ज़रूरत सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब वो किसी ऐसे मकाम पर पहुंच चुके होते हैं कि जी अब हमने इस शिप डूबते हुए जहाज से जो है छलांग लगानी है। वो आज एक आर्टिकल है उनका, अहमद मीर साहब का जो है, वो जो जर्मन की वेबसाइट है उर्दू की, उसमें बड़ी तफसील से उसने लिखा हुआ है कि कितने जो असम्बली मेंबर्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर हैं, और वो किस तरह दूसरी पार्टियों के साथ उनकी नेगोशिएशन और जोड़ तोड़ का अमल जो है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसमें कोई 20-30 लोग शामिल हैं। तो ये इस तरह की खबरें गुज़श्ता 2-3 महीनों से आपको ज़ाहिर जगह जगह पे पढ़ने को या सुनने को मिलती हैं। तो वो अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो डेफिनेटली एक दरार जो है वो पड़ रही है, और उसकी पड़ने की माकूल और मल्टीपल रीजंस हैं। ज़ाती तौर पर अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मैं तो इस हक में हूँ कि इनको 5 साल पूरे करने दिए जाएं। और उसकी वजह है, उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पहली बात यह है कि अपोजिशन हैज़ नथिंग टू ऑफर, नथिंग एट ऑल। कि एक होता है ना कि एक को मंशूर लेके आ जाएं, चलो मौलाना ही आके कहे जी ये मेरा मंशूर है, तुम इसको हटा के मुझे लाएं। ये जो हटा के लाने वाला है, अगले इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड
उसमें जो है वो कोई भी एक पार्टी नहीं है जिसके पास कोई ठोस आवाम के सामने कोई चीज़ पेश करने वाली हो। तो ये तो फिर वैसे ही बात है जैसे इमरान खान साहब आ गए थे वो झूठे वादे और सच्चा प्यार वाली बात पे। तो उसकी मैं समझता हूँ कि कोई एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं है। और ये अगर एक्सरसाइज हो भी रही है तो ये सिर्फ अवाम को मायूसी से बचाने की बात है, जो कि किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। अब अवाम को सिर्फ जो है वो खुदा की ज़ात ही जो है इस मायूसी से बचा सकती है। चूँकि जिस तरीके से उनके साथ फ्रॉड किया गया और इस हुकूमत ने किया, जिस तरीके से इन्होंने झूठे वादे और दावे किए, और जिस स्केल पे जिस एतमाद के साथ इन्होंने जो है वो झूठ बोला कि हम 6 महीने में ये कर देंगे, 5 महीने में एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा, 12 महीने में हेल्थ सिस्टम का फलां हो जाएगा, जो जॉब्स के इश्यूज थे, हाउसिंग के इश्यूज थे कि इतने लाख घर बन जाएंगे वगैरह वगैरह। तो 3 साल का अरसा गुजर गया। अब इलेक्शन जो है आप समझ लें कि डोर पे नाक कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इनको जो है मैं समझता हूँ कि शहीद बनाने वाली बात है कि अगर इनको कोई मौका दे तो ये तो इनको रेस्क्यू करने वाली बात होगी कि चलें जी ये फिर एक नए रंग में आएंगे कि नहीं जी हम पता नहीं क्या कर देते 1.5 साल में। जो लोग 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके, नथिंग, वो जाहिर है क्या कर लेंगे। लेकिन ये वो सच्चाइयाँ हैं जो पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम को एक बहुत बड़े डी एजुकेशन के प्रोसेस से गुजारा गया, और दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें अवाम को बैठा के डी एजुकेट किया गया। एक तरफ उन्होंने मौलवी बिठा दिए और दूसरी तरफ उन्होंने डिक्टेटर बैठा दिए, और दोनों ने बैठ के तो अवाम को एक ऐसे ऐसे रास्ते दिखाने शुरू कर दिए कि वो, मैं कल एक चीज़ पढ़ के हंस रहा था कि वो 65 की वार के दौरान जो अमेरिकन एम्बेसडर था वहाँ पे, अयूब खान से उसकी एक मुलाकात का हाल लिख रहा है वो। और अयूब खान उसको कहता है कि जी अगर मैं कश्मीर इशू पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देता हूँ तो मैं तो गया, क्योंकि लोग मेरे खिलाफ जो है वो बगावत कर देंगे कि ये जो इसने तो सारा काज ही बेच दिया। तो लेकिन ये है कि उस एम्बेसडर उसको ये कह रहा था कि अगर आप कंप्रोमाइज़ इंडिया से नहीं करते तो चाइना इस मामले में मदाखलत करने वाला है, चाइना ने तय कर लिया। तो चाइना की अगर मुखालफत इस मदाखलत शुरू हो जाती है तो फिर हमारे नज़दीक ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की नहीं रहती, बल्कि ये फ्री वर्ल्ड की और कम्युनिज्म के दरमियान बन जाती है। और फिर हम आप दोनों को बाईपास कर देंगे, यानी चीन आपको भी और इंडिया को भी, और हमें ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए आप इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालें और जंग बंदी करें ताकि चीन की मदाखलत का रास्ता जो है वो रोका जाए। तो उन्होंने कहा जी, वो एम्बेसडर उसको हंस के कहता है कि वो किसी चीज़ पे भी बगावत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीन का नाम लेंगे तो उसके अल्फाज में बताता हूँ। उसके अल्फाज ये थे कि मुझे यहाँ 3 साढ़े 3 साल हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम, अगरचे उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, उसने माज़ूब ज़बान में ये नहीं कहा कि जाहिल हैं, बल्कि ये कहा कि पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो मुल्ला की इस बात पे 100% यकीन रखते हैं कि कम्युनिज्म जो है ना वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है और उसकी मौजूदगी में दुनिया से तवक्को की, किसी अच्छाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो आप जब चीन के हवाले से ये बात करेंगे कि ये चीन कम्युनिस्ट है, जिसको वो चीन काम कहते थे अंग्रेजी में शार्ट करके कि ये कम्युनिस्ट हैं, तो आप देखेंगे कि ये लोग आपके साथ कैसे लाखों की तादाद में जमा हो जाएंगे, हालांकि उनको पता है ही नहीं कि कम्युनिज्म है क्या और इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक डी एजुकेशन प्रोसेस की, जो अयूब खान को एक फॉरेन आदमी समझा रहा है कि मैंने 3-4 सालों में लोगों की क्या साइकी देखी, जिसका मतलब है टोटली मिसगाइडेड हुक्मरान तबकात की तरफ से, मुलायत की तरफ से। वो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये जो मिसगाइडिंग और डी एजुकेशन का प्रोसेस है ये इमरान खान ने किया। यानी जो हमला उसने अवाम के कॉन्शियस पे किया वो कोई नहीं कर सका। लीव अलाउन जनरल ज़ियाउल्लाह क्या बेचता था या अयूब खान क्या बेचता था या जनरल मुशर्रफ क्या, कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। उसने तो बुनियादें हिला के रख दी लोगों की और लोगों को इस तरह कंफ्यूज कर दिया कि उनको वो जितना जो है एक डायरेक्शन होती है ना कि आपको क्या चाहिए, आपको कोई वेस्टर्नाइज कोई सिस्टम चाहिए, कोई निज़ाम है हुकूमत किस किस्म का चाहिए, इकनॉमिक जो डायरेक्शंस आपकी क्या हैं, पड़ोसियों के साथ आपने तजारत करनी है या लड़ाई लड़नी है, इंटरनेशनल जो एरिना है उसमें आपका रोल क्या होगा,
हर चीज़ पे उनको सख्त किस्म की डी एजुकेशन और कन्फ्यूजन का उसने जो है वो शिकार करके रखा हुआ है। और ये इस सिलसिले को अब वो यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। जो जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं उनकी ये जो टेंडेंसी है ये इंटेंसिफाई हो रही है। मज़हब को वो बहुत बड़ा एक जो है वो फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस हवाले से ये दोबारा इलेक्शन विन करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी बात है, जो सवाल है, वो मुझे ये नज़र आता है कि जो मायूसी का सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको अब रोका नहीं जा सकता। ये अलग अनफॉर्चुनेट बात है कि वहाँ पे कोई लीडिंग फोर्स नहीं है जो लोगों को लीड करे कि भाई आपके साथ ये धोखा हुआ है तो हम आपको इसके बदले में ये डिलीवर करेंगे। महज इमरान खान की मजाक उड़ाने से तो सूरत हाल नहीं बदल सकती ना। उसके पास स्टेट के सारे जराए हैं कम्युनिकेशन के, तो वो उनको यूज़ करके तो अवाम को उनसे ज़्यादा मिसगाइड करता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है कि अभी मुझे ये नहीं नज़र आता कि ये किसी बड़ी तब्दीली की तरफ जाएंगे। छोटे मोटे इनके आपस में झगड़े होंगे, हो सकता है कुछ लोग भाग भी जाएं, ये भी हो सकता है कि पंजाब में इनके खिलाफ अदम एतमाद हो जाए या इस तरह की जो सिचुएशन बन जाए। लेकिन इससे ओवरऑल ये जो सारी जर्नी है और ये सारे वादे और दावे हैं, इनकी जो माहियत है वो नहीं बदलती, और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है। जी बशाई साहब, आपने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कहीं रिलीफ नज़र नहीं आता और अवाम इसमें हमेशा की तरह अब भी पिसती नज़र आ रही है। इस सारी सूरत हाल में एक और जो डेवलपमेंट मैंने पीछे जिक्र किया वो ये है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक आध दिन में अनाउंस होने को एक्सपेक्टेड है कि जिसमें ये कहा जाएगा कि हमारी किसी किस्म की कोई जंग जो है भारत से नहीं है, ऐसा मीडिया में अब तक दिखाया जा रहा है। तो उसके साथ साथ जो इमरान खान का रेटरिक है वो तो बहुत ही शदीद रहता है कि जैसे वो मैंने अभी पीछे बात की कि वो कहते हैं कि हम $1 बिलियन नहीं मिल रहा, लेकिन वो कहते हैं हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है इंडिया से बहुत बेहतर है। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जी हम कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे। साथ साथ वो ये भारत से कह रहे हैं कि हमारा अब आपके साथ कोई तनाज़ा नहीं है। तो ये जो पैराडॉक्स है ये आफ्टर ऑल कब तक चलेगा, इसका क्या एंड है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सोशियो पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स जिसको आपने कहा, या एक दिलचस्प चैप्टर यही है। और मुझे इसमें ऐसी दिलचस्पी है चूँकि इसमें इतनी सनसनीखेजियत है, और इसमें जो है वो असल हुक्मरानों के चेहरे जो हैं वो खुलकर सामने आते हैं। ये जो इन्होंने नया डॉक्ट्राइन ऑफ इकनॉमिक जो डेवलपमेंट के हवाले से पेश किया है, मुझे इसमें कोई चीज़ नई नज़र नहीं आती। आपको याद होगा, बहुत लंबी बात नहीं है, जब कियानी के दौर में एक डॉक्ट्राइन इसी तरह का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा दुश्मन मुल्क के अंदर है। गालिबन बाद में इस पर यह साबित हुआ कि उनका इशारा कहीं ये बेचारे इलाका गैर के लोग थे, चूँकि और कोई दुश्मन तो हमें नज़र नहीं आया मार खाते हुए। तो उनको उन्होंने बहुत बुरे तरीके से पीटा और डिस्प्लेस किया। लेकिन एक डॉक्ट्राइन तो आया था और उस पर बड़ी डिस्कशन हुई थी जी कि ये पाकिस्तान मिलिट्री का पहला कोई इस तरह का एक कदम है जिसको बाज़ लोगों ने रेडिकल भी कहा था, कि जिसमें इन्होंने कह दिया जी हमारी ना भारत से कोई दुश्मनी है, ना ईरान से, ना किसी और से, हमारा दुश्मन मुल्क के अंदर है और हमारी तोपों का रुख इधर मुड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि हम पड़ोसियों के साथ अमन कायम करेंगे। तो उस वक्त ही मैंने कहा था कि प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान में जो पावर के असल सेंटर्स हैं, जब तक उनका डॉक्ट्राइन पूरे तरीके से सामने नहीं आता उस वक्त तक इवन ये आपका एक जो जर्नल होता है जो मिलिट्री को लीड करता है वो भी मैटर नहीं करता। वो भी मेरे नज़दीक एक स्पोक पर्सन से ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। जो असल डिसीजन मेकर लोग हैं, जो कोर है, जब तक वो नहीं बदलते, देखें पाकिस्तान में 20 दफ़ा इस तरह के डॉक्ट्राइन सामने आए हैं और उनके आने के फ़ौरन बाद इंडिया के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी या तो कैंपेन चली या कोई मिलिट्री एडवेंचर हुआ या वहाँ पे जो है दैरानंदोज़ी जिसको आप कहते हैं, जो है इन्फिल्ट्रेशन का कोई अमल हुआ, लोगों को अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई। अब ये मैं बार बार हिस्ट्री की बात इसलिए करता हूँ कि ज़ाहिर है ये तजर्बात का एक मजमुआ है जिसमें हम हुक्मरान तबकात की
जो है ना वो समझते हैं एक्टिविटीज़ को। अब देखें, पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान तबकात में सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव अप्रोच इंडिया के बारे में किसी हुक्मरान ने पेश की वो अयूब खान था। उसने तो हद कर दी, उसने कहा जी ताल्लुकात छोड़ें, जॉइंट डिफेंस करते हैं। और उसके पीछे उसने थीसिस ये छोड़ा कि जॉइंट डिफेंस का मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान जो पैसे खर्च कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये निस्फ हो जाएंगे, बल्कि ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ही। और हम दोनों मिलकर जो है वो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, यानी सोवियत यूनियन और चीन के खिलाफ। अब आप देखें वो एक शिकार से कितने तीर से कितने शिकार कर रहा था। एक तरफ तो अमरीकियों को ये मैसेज दे रहा था कि आपकी जो इंटरनेशनल फुट सोल्जर हैं अगेंस्ट कम्युनिज्म, उनका मैं जर्नल हूँ लीडिंग, और मैं इतना बड़ा आइडिया पेश कर रहा हूँ जिस पे एक अमरीकी सदर ने भी कहा था कि इससे बड़ा ज़हीन आदमी मुझे आज तक तारीख में कोई नहीं मिला अय्यूब खान के बारे में। सीरियसली मैं आपको कहता हूँ, उसने दूसरे सदर को बताया। और दूसरी तरफ इंडिया से वो इतना खौफजदा था कि खुद उसने, ये जितने लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उनका बहादुर तरीन आदमी भी इंडिया से बहुत डरता है और इनसिक्योरिटी का शिकार होता है। और जब आप इनसिक्योरिटी का शिकार हैं तो आप किसी तरीके से जो है वो ट्रस्ट जो है उसको डेवलप कर नहीं सकते। अब जब अयूब खान की ये हालत है, जो फील्ड मार्शल भी था, सदर भी था, पता नहीं क्या क्या था, फातिमा जनाज जैसी हस्ती को उसने खड़े लाइन लगा दिया था, तो उसकी अगर ये हालत है कि झूठ पे सरवाइव कर रहा है, और चौमुखी झूठ जिसको हमारी पहाड़ी ज़बान में कहते हैं चौमुखी, सबसे झूठ बोल के चल रहा है, तो उसमें इमरान खान क्या चीज़ है जिसकी ना कोई जड़ें हैं ना कोई बेस है। तो इसलिए जनाब ये जो डॉक्ट्राइन है इस पर मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत है। दिस इज़ ए फैसिनेटिंग जेस्चर, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपकी सिविल और मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आके इसके पीछे खड़ी हो और सामने खड़ी हो कि जनाब हम आज के बाद ये पॉलिसियाँ तब्दील करते हैं। और जब आप इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ तब्दील करते हैं तो वो तब्दील होते नज़र आती हैं सामने, उसका आपके बजट पे असर पड़ता है, उसका आपकी सारी जो चीज़ें हैं। अभी आप कैसे कह सकते हैं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आज की रिपोर्ट ये है कि ये गुज़श्ता अरसे में कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट मारे गए हैं 14 हैं, वो उनमें से 7 जो हैं वो इधर से गए। अब जो इधर से गए हैं वो हम रोज़ सुनते हैं आज़ाद कश्मीर के किसी गांव में कोई ना कोई जो है वो जनाजा पड़ा जाता है गायबाना के। यहाँ का एक बच्चा था कोई 24 साल का, कोई 23 का, कोई 22 का, जिसको 6 महीने पहले या 3 महीने पहले पार भेज दिया गया था और वो बेचारा मारा गया। तो उसके यहाँ पे जनाजे ओपनली पड़े जाते हैं, वो ग्रुप ओपनली ऑपरेट करते हैं। और इमरान खान साहब ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोल्ड किया अपने हक में कि हमने टेररिज्म पे कब्जा कर लिया, खात्मा कर लिया अयूब खान की तरह, अब ये आपके सामने है। अब ये इस तरह की चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि इन डॉक्ट्राइन्स की मौजूदगी में हमेशा जो है वो अटैक होता रहा। मसलन अयूब खान को ही देख लें, जब वो जॉइंट डिफेंस की बात कर रहा था तो ऑपरेशन जिब्राल्टर एन उसी वक्त उसने लॉन्च किया, उसके बाद ऑपरेशन ग्रांड सलाम, इस तरह के खुफिया जितने चीज़ें थी। उसके बाद आगे जाते जाएं आप ये देखें जनरल मुशर्रफ को, किसी को उठा के देख लें कि अंदर से इवन जनरल ज़िया जो चला गया था क्रिकेट डिप्लोमेसी पे राजीव गांधी के घुटने पकड़ने के लिए, उसने भी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन और उसमें सबसे आगे था वो। उसके ज़माने में कार्ड तकसीम होते थे मुजाहिदीन के कि ये मुजाहिद है, और मिलिट्री उसको प्रोटोकॉल देती थी सरहद कार क्रॉस कराने में। तो ये इनका प्रॉब्लम है कि ये दो ज़बानें बोलते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये डरते हैं एक तरफ इंडिया से, दूसरी तरफ अपने अवाम से, और दोनों से झूठ बोलते हैं। नटशल ये है, ये मैं आपको बता दूँ। बड़ी आपने अहम बात की बशाई साहब, आपने कहा कि ये जो पॉलिसी लाने की बात है या वो जो डॉक्ट्राइन की बात है वो तो पहले भी इसी तरह रही। अयूब खान से लेके आपने रीसेंट ज़माने तक की मिसालें दी और वो सारी बिल्कुल वैलिड हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान का इकनॉमिक क्राइसिस अपनी इंतहाओं को छू रहा है,
शायद इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान ने नहीं देखा जो अब देख रहा है, और उसके कोई रिस्टोर होने के, यानी इकोनॉमिक सिचुएशन के रिस्टोर होने के इम्कानात भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कल ही कहा है कि अजीब हैरत की बात है कि जो मुल्क 220 मिलियन का मुल्क और उसका प्राइम मिनिस्टर $1 बिलियन ना ले सके, तो अब उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और हमारा शो ऑन एयर जा रहा है, तो हमें वो तारीख की बातें याद आती हैं जब ये 19 जनवरी का वाक़या हुआ था और जिसमें कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस हुआ था। तो एक तरफ तो डबल स्पीक है इमरान खान की हो या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हो, दूसरी तरफ वो ज़ख्म ताज़ा होते हैं हर साल, और आप कश्मीर की सूरत हाल को वो जो सेंसेशनलाइजेशन से जोड़ते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता है, आप खुद उस धरती के सपूत हैं। तो ये सारी बातें कैसे एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रही हैं, हिस्ट्री को याद करते हुए, क्राइसिस को देखते हुए और डबल स्पीक को उछालते हुए, तो कैसे ये सिचुएशन उस रीजन में स्टेबल होगी? देखें जी, ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जो आपने कहा ना कि बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि जहाँ पे $2 बिलियन के लिए अगर वो बजट पेश कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मुल्क की इकानॉमी की क्या हालत है। और आपने इंडिकेटर्स और ये इशारे भी दिखाए हैं, लेकिन इन सब की ज़रूरत हमें तब पड़े जब ये कोई खुफिया बात हो या इसमें किसी मज़ीद किसी तरह की रिसर्च की ज़रूरत हो। ख़ुद इमरान खान की आप तकरीर देखें जिसमें बार बार ये कहता है कि अगर हमें सऊदी अरबिया और चीन से पैसे ना मिलते तो हम बैंकरप्ट हो जाते। ये अभी पिछले हफ्ते भी उसने एक बहुत बड़े ज़ोरदार अंदाज में ये स्पीच की है। और आपको पता है कितने पैसे मिले हैं उनको चीन और सऊदी अरब से जो वो बेल आउट हुए उस वक्त पे, यानी $2-4 बिलियन की देर है आपको बैंकरप्ट होने में। और जाहिर है उसके बाद कोई बहुत बड़े हालात या आपके ज़र मुबादला के ज़खायर या कोई इस तरह की पेमेंट्स की कैपेसिटी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ ओपन है जिस पे किसी तरह के मतलब है कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई सबूत पेश करने की। जब प्राइम मिनिस्टर खुद बार बार इसकी तस्दीक कर रहा है, तो ये बात तय है कि पाकिस्तान जो है वो ऑन दी वर्ज ऑफ पॉलिटिकली अगर ना सही लेकिन फाइनेंशियली जो है इकनॉमिकली क्लैप्स पे है। और वो किसी वक्त भी अगर 1-2 मुल्क उससे नाराज़ हो जाते हैं तो वो क्लैप्स हो सकता है या एटलीस्ट जो है वो बैंकरप्ट हो सकता है। जो क्लैप्स होने की ये एक और शक्ल है, चूँकि हर दौर में चीज़ों की अपनी अलग अलग शक्लें होती, नहीं ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा तारीख़ में एक चीज़ एक ही तरह दोहराई जाए। इस ज़माने में मुमकिन है आप एक पे में डिफ़ॉल्ट कर जाएं तो आप अपने आप को क्लैप्स ही समझें, चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज हो जाती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। रहा सवाल कश्मीर का, तो देखें जी वो जो अब ये जो डिस्कशन पंडितों के हवाले से वहाँ पे हो रही है, और ये बड़ी ट्रेजिक एक स्टोरी का एक हिस्सा है कि जो वहाँ पे पंडितों को वहाँ से निकाला गया, उसकी 100 किस्म की एक्सप्लेनेशन पाकिस्तान भी पेश कर रहा है या कश्मीर के जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट है वो भी पेश कर रहा है। लेकिन उस 100 किस्म की एक्सप्लेनेशन के बावजूद एक बात क्लियर है कि ये एक बहुत बड़ा असाल्ट जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो डाइवर्सिटी है थी उस वक्त, अब तो खैर क्या है वहाँ एटलीस्ट वैली में तो कोई डाइवर्सिटी नहीं, लेकिन उस वक्त जो थी और जो उसका हिस्टोरिकल हेरिटेज था ये उस पे अटैक थी। और ये अटैक जो है वो क्लियरली एक प्लान किस्म की अक्रॉस द बॉर्डर अटैक थी, जिसका क्लियर किस्म का ऑब्जेक्टिव ये था कि कश्मीर के अंदर ये इस तरह की चीज़ों को तबाह करो ताकि ये एक सिचुएशन क्रिएट हो कि यहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग किस्म का एक जो है वो मूवमेंट चल रही है और इंडिया को अंडर प्रेशर करके तो एटलीस्ट वैली। अब ये स्टोरी पीछे जाती है 47 में, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ज़ाहिर है हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हर दफ़ा हम हिस्ट्री में जाके एक एग्जांपल दें, लेकिन हिस्ट्री में ये 20 दफ़ा रिपीट हुआ कि जब इन्होंने कभी वैली को टारगेट किया, कभी पूरी स्टेट को टारगेट किया कि यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट करो तो इसकी वजह से मुमकिन है इंडिया जो है वो टेबल पे आ जाए। अब ये जो कुछ हुआ, ये जो कश्मीर में कोई सोचने वाला इंसान है या जिसके अंदर इंसानियत है या कोई दिल है या उसको कश्मीर की तारीख से
उसकी सकाफत से या उसकी हिस्ट्री से कोई हमदर्दी है, उसके लिए ये बहुत बड़ा बोझ है कि पंडितों को वहाँ से निकाला गया और इतने जो है मजमूम मकासद के लिए, और इस तरह जो है एक फॉरेन प्लान्ड इंटरवेंशन के ज़रिए जो है उनको निकाला गया। और आज भी वो इंडिया में या स्टेट ही के दूसरे हिस्सों में जैसे जम्मू वगैरह में जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी वापसी का मुतालबा हो रहा है, तो उसमें 20 किस्म के मामलात खड़े किए जा रहे हैं। तो ये जो है एक तो एक ब्लैक चैप्टर है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि देखें इस ये कंटिन्यू है, चूंकि अभी जो 14 मिलिटेंट वहाँ पे मारे गए और उनमें से 7 हमारी तरफ से गए, जिनका मैंने कहा कि हमारे आज़ाद कश्मीर में जनाजे पढ़ाए जाते हैं चूँकि वहाँ के मकामी लड़के हैं, और जो कुफ्ते उनको मिसगाइड करके या जिस तरीके के भी लालच या फाइनेंशियल या अगले जान का लालच दे के या जो भी उनके टैक्टिक्स हैं, उन बच्चों को मरवा रहे हैं। क्या इमरान खान को इस बात का नहीं पता? और अगर उसको इस बात का पता है तो वो जो है नया इकनॉमिक एजेंडा लेके आ रहे हैं, और वो समझते हैं कि इंडिया के साथ हम तजारत करेंगे इसलिए कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो एक बंद टनल में फंस चुके हैं और आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, उन्होंने सारे हाथ पैर मार के देख लिए। तो अब उनको एक नया रास्ता नज़र आया। नया कहाँ है, वहाँ भी होशमंद लोग गुज़श्ता 20 सालों से पीट रहे हैं कि आपकी बका इसी में है कि आप अपने लोगों से अपने हमसायों के साथ तजारत करें, उन्हीं के साथ ताल्लुक़ रखें। लेकिन अगर आप एक तरफ ये तजारत की बात करें वही अयूब खान की तरह, और दूसरी तरफ से बंदे घुसाते रहें या आपके सामने घुस रहे हैं, अगर आज़ाद कश्मीर में इतनी आज़ादी है कि आपने प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद नामजद किया, जिस तरह चपरासी नामजद किया जाता है ना किसी जो आपके वो होते हैं महकमे, इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर है उसको नॉमिनेट किया गया जिसका कोई हक नहीं बनता था। वो नाम प्राइम मिनिस्टर तो एक सामने होता है, इलेक्शन चल रहे हैं, कौन बड़ा लीडर है, किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एक्सपीरियंस है, जो भी है। आप जिस तरह पंजाब में जो है वो बुजदार साहब को लेके आए, इस तरह उधर एक आदमी को लेके आ गए। तो इसका मतलब है कि वो स्टेट 100% आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस स्टेट से अगर इस तरह जो है वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इस तरह की दरअंदोजी है, बच्चे मारे जा रहे हैं और आप खामोश हैं, इवन एक बयान तक नहीं देते, तो आप ये कैसे तवक्को रखते हैं कि आप भारत आपसे तिजारत करेगा? और मैं नहीं समझता कि ये अब भारत की कोई मजबूरी रह गई। भारत को अब चीन से भी तिजारत करने पे बहुत लोगों को एतराज़ है। अभी मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं हमें चीन से भी तिजारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की इकानॉमी जो है वो एक नए डायमेंशन में दाखिल हो गई है। अब उनके पास चॉइसेस हैं कि वो किस से तिजारत करें, किसके साथ ना करें, किस में नफ़ा है, किस में नुकसान है। लेकिन पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा। तो ये जो आपने लतीफ़ा सुनाया कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानॉमी जो है वो भारत से अच्छी है, तो ये लतीफ़ा जो है इसकी मौजूदगी में फिर तिजारत जो है वो भी कोई कहीं ख्यालात की दुनिया में ही हो सकती है। तो इसलिए ये बड़ी जो है ना अफसोस की बात है। इस पे हम कंक्लूड करते हैं और आपसे जानना चाहूँगा कि 2022 में हम देख रहे हैं कि हालात कोरोना की वजह से, और अगर हम साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रीसाइजली देखें तो इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है वो पाकिस्तान पे बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। और आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी हालात हों, इमरान खान को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, क्योंकि ना तो उनको सियासी शहीद बनने का मौका मिलना चाहिए और ना ही ये एक गैर जमहूरी तरीका होना चाहिए कि हुकूमत गिरा दी जाए। हम इन दोनों बातों से मुत्तफिक हैं। लेकिन 2023 में इलेक्शन भी अगर पाकिस्तान में होते हैं वक्त पे तो एक्सपेक्टेड हैं, 2022 बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो 2022 में अब आगे आने वाले महीनों में आपको क्या नज़र आता है कि क्या इसी तरह की डबल स्पीक पॉलिसी चलती रहेगी कि एक तरफ इन्फिल्ट्रेशन भी होती रहे, दूसरी तरफ तजारत की बात भी होती रहे, और उसके साथ साथ अमन की बात भी होती रहे, अमन की आशा भी साथ रहे और साथ टेररिस्ट भी जाते रहें? तो ये सूरत हाल पहले तो चल जाया करती थी, मगर 2022 में मुझे तो चलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि भारत अब इस पोजीशन में है कि इनको नहीं मानेगा। आपको क्या नज़र आता है, कैसे कंक्लूड करेंगे? देखें जी, अनफॉर्चुनेटली ये तो कंटिन्यू रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि उन्होंने ये एक टैक्टिस है
अवाम और इंडिया दोनों के साथ झूठ बोलने का, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, एक टैक्टस है और इसकी वजह से उनको कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। दोनों चीज़ों में आप ये देखें ना कि एक में तो हमने वजाहत कर दी कि जब इस तरह इन्फिल्ट्रेशन जारी है, मुदाखलत हो रही है, तो फिर आप कोई ऐसा बड़ी तवक्को नहीं रख सकते कि हम इस चीज़ पे तिजारत करेंगे उस पर। हालांकि कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि कुछ तिजारत शुरू भी हो गई है, मसलन चीनी पे या कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं उस पे। और दूसरा ये है कि जो अवाम के साथ इन्होंने वादे किए थे, इसमें से आप मुझे एक चीज़ ऐसी दिखा दें, एक कोई ऐसा कदम जो इन्होंने ऐसा उठाया हो जिसकी जो कि पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ हो। यानी कोई इंटरनेशनल बिजनेस ले आने के लिए, कोई उस मुल्क को फैसिलिटेट करने के लिए कि जी यहाँ पे बिजनेस हमने आसान कर दिया, कोई लाइसेंसिंग कम कर दी, नेशनल पॉलिसी जो है जो किसी हवाले से, इकानमी के हवाले से, उसमें तब्दीली कर दी, तो कोई आएगा जी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी में इजाफा हो गया, लोगों के सरमाए को किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एक चीज़ नहीं है ना, नथिंग। अब ऐसे ज़बानी कलामी दावे जो हैं, और बिल्कुल इसी तरह अब ये इंडिया के हवाले से तो बहुत ही इराटिक किस्म का जो एटीट्यूड इनका रहा है ना जी। अचानक अब उठ के कल आपने तकरीर की कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे और हम जंग लड़ेंगे और हम किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेंगे, तो दूसरे दिन आप तजवीज़ लेके आ जाते हैं कि जनाब हम जो है वो तिजारत करने के लिए तैयार हैं। तो ये फिर वही बार बार हमें हिस्ट्री में ही जाना पड़ता है। वो देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है 65 की जंग में 21 तारीख को जो है उन्होंने ऐलान किया था कि जंग बंदी का, कि हम जो है वो गैर मशरूत तौर पे तस्लीम करते हैं, और उससे एक दिन पहले 20 को और 19 को जो उनकी तकरीरें हैं वो उठा के देखें कि हम खाली हाथों से लड़ेंगे, हम पत्थरों से लड़ेंगे, हम पता नहीं दांतों से काटेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक कश्मीर हमें नहीं देते, यानी राइशमारी नहीं कराते, जंग बंद नहीं हो सकती। तो 22 को उन्होंने तकरीर कर दी जाके यूनाइटेड नेशन में कि जनाब हम बिल्कुल जंग बंदी तस्लीम करते हैं, और ये बात यूनाइटेड नेशन पे छोड़ते हैं कि वो कश्मीर के लिए क्या करता है। तो ये है असल में हिस्ट्री, जिसका मतलब ये है कि ये सब उसको दोहराने पे मजबूर हैं, चूँकि आपने गोल गलत फिट किए हुए। और जब आपका गोल एक ही है गुज़श्ता 70 साल से और है गलत, और फिक्स भी गलत किया हुआ है, तो आप दुरुस्त बात कर कैसे सकते हैं? ये तो फिर वो पुराने साइंसदानों को चैलेंज करने वाली बात है कि आप एक ही काम साल से दोहरा रहे हैं और मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखते हैं। बहुत शुक्रिया बशाई साहब, आपने बहुत अच्छे नोट के साथ कंक्लूड की बात कि मुमकिन नहीं है कि एक ही काम आप दोहराते चले जाएं और रिजल्ट्स जो हैं ना वो डिफरेंट एक्सपेक्ट करें। रिजल्ट्स ऑफ कोर्स वही आएंगे रैशनल, लॉजिकल, साइंटिफिक दुनिया में, जो एक अमल के करने से एक वक्त में आते हैं और दूसरे अमल वैसा ही करने से वैसे ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बशाई साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज से जो सूरत हाल है 2022 में हमें साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में आगे जाती हुई जो नज़र आती है वो बयान की। आज का थर्ड ओपिनियन बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के तजिए के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हम इसी तरह के तबसरे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.